गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन ने प्राकल्पना के बारे में पढ़ा था कि प्राकल्पना किसे कहते हैं, एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं हैं, कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, निष्कर्ष, कथन या सामान्यीकरण है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। यानी एक ऐसा विचार जो उसके अनुसंधान से पूर्व में वह करता है और जिसकी सत्यता की जांच वह करता है। उसके बाद एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषता क्या होनी चाहिए। स्पष्टता, प्रयोगसिद्धता, विशिष्टता लिए हुए हो, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध हो, सिद्धांत समूह से संबंधित हो और वो सरलता लिए हो। अब नेक्स्ट आज जो अपने को पढ़ना है वो है प्राकल्पना के प्रकार, कि हाइपोथेसिस के कितने प्रकार है। उद्देश्यों, तथ्यों के विभिन्न के आधार पर अलग अलग प्रकार की प्राकल्पनाओं के बारे में विद्वानों ने चर्चा की है। यहाँ अपन गुडे एवं हार्ट के द्वारा दी गई प्राकल्पनाओं का चर्चा कर रहे हैं कि गुडे एवं हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं की चर्चा करी। पहली है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, कि ये प्राकल्पना मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, दैनिक जीवन, मान्यताओं के आधार पर आधारित होती है। आमतौर पर जैसे इस प्रकार की प्राकल्पना में कह सकते हैं अपन, जैसे कि कहते हैं ना कि पशुओं में सियार चतुर होता है या स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। जो प्राकल्पना है वो है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्राकल्पना है वह एक सामान्य तथ्य अथवा किसी पूर्व निष्कर्ष को पूर्व आधार मानकर उन तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। यानी पहले से ही कोई तथ्य मौजूद है, उसको आधार मानकर उसकी वर्तमान परिस्थितियों में जांच की जाती है। जैसे कि बर्गेस ने एक प्राकल्पना दी थी नगरों के बारे में कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। यानी केंद्रीभूत गोलाकार नगर जो हैं वो विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। अब इसको ध्यान में रखकर उसके जो तथ्य हैं उनका परीक्षण करना, अगर ये वास्तविकता सत्य सिद्ध हो जाती है तो अपन कहते हैं हाँ कि बर्गेस ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अगर उनकी बातों से अपने को भिन्नता दिखाई देती है तो भी अपने को क्या मिलता है, नई प्रकार का ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। तीसरी जो प्राकल्पना है वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पना कुछ चरों के से संबंधित होती है कि कोई भी सामाजिक घटना का कोई एक कारण नहीं होता है, वो अनेक कारणों का परिणाम होती, फिर भी उसमें कोई न कोई एक ऐसा कारण होता है जो प्रमुख होता है और दूसरे कारक क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के जो विश्लेषण करता है वो अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषण का सिद्धांतकार होगा, वो कह रहे मानसिक विकृति और दुर्बलता को बाल अपराध के लिए मान रहे हैं। तो वंशानुक्रमणवादी होगा, वो बुरे वंशानुक्रमण को उत्तरदायी मानते हैं। यानी कि विश्लेषणात्मक चरों में एक ही घटना के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अपनी जो प्राकल्पना है किसी एक कारण के आधार पर हो सकती है। बाल अपराध को मनोविश्लेषणकार सिद्धांतकार है वो मानसिक विकृति के आधार पर देखेगा, तो वंशानुक्रमणवादी है वो बुरे वंशक्रम को,
दोनों ही एक कारण हो सकते हैं बाल अपराध के, तो दोनों ही तथ्यों में, लेकिन अपना जो अध्ययन होगा वो किसी एक के अध्ययन पर ही होगा। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं, कैजुअल हाइपोथेसिस। यानी इसमें किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस हद तक दूसरे चर को भी प्रभावित करता है। यानी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाए तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे कि एक फसल में उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण सब पर निर्भर करती है एक अच्छी फसल। अब अगर किसी एक में उस पर परिवर्तन कर दिया जाए तो उस फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने का प्रयास किया जाता है। अब ये तो गुडेम हार्ट ने 3 प्रमुख प्रकार की प्राकल्पना बताई। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पना है, उस पर भी अपन चर्चा करें। पहली जो मानी जाती है वो सकारात्मक कथनों से संबंधित, कि यह जो प्राकल्पना होती है वो सकारात्मक कथनों से संबंधित होती। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। इस तरीके की जो सकारात्मक कथनों से रिलेटेड हैं, ऐसी प्राकल्पनाएं जो बनाते हैं उन्हें अपन सकारात्मक कथनों से संबंधित कहते हैं। दूसरी जो है प्राकल्पना वो है नकारात्मक कथनों से संबंधित। ऐसी जो प्राकल्पना है उसको नकारात्मक कथनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराधी नहीं होता है। जहाँ भी नकारात्मक कथनों से प्रस्तुत किया जाता है उसे अपन नकारात्मक कथनों से संबंधित कहते हैं। और तीसरी जो प्राकल्पना है वो है शून्य कथनों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्राकल्पना है उसमें न तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का ही प्रभाव, यानी दोनों को ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कि गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। यानी इसमें न तो वो किसी एक को नेगेटिव कह रहा है और न ही किसी और को वह पॉजिटिव कह रहा है, दोनों ही कथ्यार है। यानी गरीब एवं धनवान की अपराध की जो प्रवृत्ति है उसमें कोई सार्थक अंतर नहीं होता, यानी दोनों की ही वो बात कर रहे हैं। ये तो होगी प्राकल्पना के प्रकार। नेक्स्ट है अपने को देखना है कि प्राकल्पना के सोर्सेज क्या हैं, इसके स्रोत क्या है, कि कहाँ से अपन प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। अब गुडेम हार्ट ने 4 प्रकार के स्रोत बताए हैं। पहली, सामान्य संस्कृति, कि आमतौर पर अपन प्राकल्पना जो भी बनाते हैं वो अपने आसपास के कल्चर को देखकर ही प्राकल्पना का निर्माण होता है। कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक संस्थाएं, नियम होते हैं जो उसका एक कल्चर का निर्माण करते हैं, और यह कल्चर ही प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होता है। अब सामान्य संस्कृति के अंतर्गत भी 3 चीज़ों के बारे में देखा जाता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी लोक विश्वास क्या है, बिलीफ्स क्या है, या सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब कि पहला जैसे हमने कहा था इसमें कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, प्राकल्पना के निर्माण में। कि एक देश का कल्चर की पृष्ठभूमि क्या है, वह विज्ञान को हतोत्साहित करती है या प्रोत्साहित करती है। अब ये सभी चीज़ें उस संस्कृति के कल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब भारत में है तो आध्यात्मिकता को ज़्यादा ध्यान दिया गया, धर्म, सहिष्णुता, संयुक्त परिवार, नातेदारी, इन चीज़ों का अपने यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया। तो प्राकल्पना भी इन्हीं तथ्यों के इर्द गिर्द घूमेगी। और जहाँ
पश्चिमी देशों में देखा गया है कि व्यक्तिवाद का बोलबाला ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है और वहाँ व्यक्तिगत सुख यानी पर्सनल बात को ज़्यादा जोड़ा जाता है, यानी सामूहिकता की बात वहाँ कम। अब भारत में जहाँ प्राकल्पना बनाएंगे तो संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, इनको लेकर प्राकल्पनाएं बनाई जाएगी। जैसे कि संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, यानी अपन जॉइंट फैमिली पर अध्ययन कर रहे हैं तो प्राकल्पना का निर्माण वहीं होगा। अगर आप जाति पर अध्ययन कर रहे हैं तो उच्च जातियों की स्थिति निम्न जातियों की तुलना में बेहतर है। इस तरह की प्राकल्पना, क्योंकि जैसा जो कल्चर होगा, जैसी पृष्ठभूमि होगी, उसी के अनुसार प्राकल्पना बनेगी। दूसरा इसमें अपन देखते हैं लोक विश्वास, कि प्रत्येक संस्कृति की कुछ मान्यताएं और विश्वास होते हैं कि जो कि उनकी अभिव्यक्ति कहाँ दिखती है, कहावतों, मुहावरों, दोहों, सूक्तियों, इनमें दिखाई देती है और इन्हीं के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण है। क्योंकि इनका प्रचलन क्या होता है, लंबे समय से समाज में होता है, तो इन्हें अपन क्या लेते हैं, सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। अब इन लोक मान्यताओं में कहाँ तक सत्यता है, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें किसी भी प्राकल्पना को मानकर अध्ययन कर सकता है कि लोक मान्यताएं, मुहावरों, कहावतों में जो भी है क्या वास्तविकता है, उनकी भी वह जांच कर सकता है। तीसरा जिसमें अपन देखते हैं सामाजिक परिवर्तन, कि कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देता है कि भारतीय समाज में परिवर्तन के संदर्भ में प्राकल्पनाओं का निर्माण हुआ कि भारत में जो जो औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा तो संयुक्त परिवार टूटेगा, जाति प्रथा का विघटन होगा, या शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होगी। ये ऐसी प्राकल्पनाएं हैं जो चेंज के आधार पर समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उसके आधार पर बनाई जाती है। अब अगला जो सोर्स है वो होता है वैज्ञानिक सिद्धांत, कि कई प्राकल्पनाओं का आधार पूर्व में प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं कि अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, उस पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है, क्योंकि एक बार जो अध्ययन हो जाता है उसके बाद वहाँ एक वैज्ञानिकता का रूप प्रदान कर लेता है, तो उसको अपन जांच किया जाए। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि पूर्व में प्रचलित कोई है कि प्राकल्पना कि अपराध गंदी बस्तियों में होते हैं। अब आप ये पूर्व में प्रचलित सिद्धांत है, अब आप इसको ध्यान में रख कर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं और उन तथ्यों की जांच कर सकते हैं। तीसरा जो सोर्सेस है वो सादृश्यता है, यानी समरूपताएं भी क्या देती है, प्राकल्पनाओं को जन्म देती है। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो अपन हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों के शरीर की रचना से ही करेंगे, कि जिस प्रकार शरीर या जीवों की जो रचना होती है, जीवों का जो उद्विकास होता है, उसी प्रकार समाज का भी उद्विकास होता है। ये प्राकल्पना उन्होंने समानता के आधार पर कि जिस प्रकार जीवों का डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से समाज का भी डेवलपमेंट हुआ था। ये ऐसी सादृश्यताओं, समान दशाओं के आधार पर प्राकल्पना बनाई जाती है। और चौथा जो है वो है व्यक्तिगत अनुभव, कि कई प्राकल्पनाएं अपने व्यक्तिगत अनुभवों का निर्माण होती है, यानी कुछ अपना आसपास के वातावरण के आधार पर अपन खुद अनुभव करते हैं, इस तरीके की चीज़ों को व्यक्तिगत, कि जैसे लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अब
इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अनेक व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया गया कि उसने वहाँ देखा था कि उनका नेचर कैसा है, किस तरीके से वो है, ये सब चीज़ें अपने व्यक्तिगत ऐसी प्राकल्पनाएं होती हैं जो अपन अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बनाई जाती है। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की प्राकल्पना करी वहाँ अपने अनुभव के आधार पर था। ऐसी जो प्राकल्पना है अपने आसपास अनुसंधान करता विभिन्न घटनाओं अवस्थाओं की जो विशेष अनुभूतियाँ होती है उन्हीं के आधार पर वह प्राकल्पना का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट है कि प्राकल्पना का महत्व क्या है, क्यों प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, ऐसा क्या है प्राकल्पना में। तो प्राकल्पना जो है वह कई प्रकार से अनुसंधान में बेनिफिट्स देती है कि गुडेमहार ने कहा कि एक प्राकल्पना ही है जो यह हमें बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं, यानी अपने को एक ऐसा दिशा निर्देश प्रदान करती है। उसी प्रकार कोहेल तथा नागेल जो वो लिखते कि प्राकल्पना का प्रकार हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करता है। यानी एक प्राकल्पना अपन जो खोज और तथ्य जो हैं जो खोज कर रहे हैं और उनसे जो फैक्ट मिलेंगे उनके बीच में एक व्यवस्था लाने के पथ प्रदर्शन यानी डायरेक्शन अपने को दे रहा है। तो यहाँ अपन प्राकल्पना का कुछ महत्व के बारे में, पहला है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी उद्देश्यों का निर्धारण कि प्राकल्पना हमें बताती है कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का नहीं, कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक है तथा कौन से निरर्थक। यानी एक प्राकल्पना, क्योंकि तथ्य बहुत से हो सकते हैं, अपन किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन कर रहे हैं उसी के अनुसार तथ्यों का अपन संकलन करते हैं और ये बताने का काम कौन करता है, प्राकल्पना। दूसरा जो है कि उचित दिशा प्रदान करना, कि प्राकल्पना अनुसंधान करता के लिए क्या करती, पथ प्रदर्शक का काम, यानी वह इधर से उधर भटकने से उसको रोकती, उसका ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है कि प्राकल्पना उसे उस मार्ग में केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है कि जिस प्रकार की प्राकल्पना का अपन ने निर्माण कर लिया है उसके इर्द गिर्द अपन उसके तथ्यों का संकलन करते हैं तो भटकने का सवाल नहीं होता। तीसरा जो है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। अब तीसरे पॉइंट में समझना कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित, कि प्राकल्पना क्या करती है कि एक अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित सीमा में बांध देती है कि क्योंकि अध्ययनकर्ता के लिए संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन कर सके। जहां अपन ने पूर्व में अपन कह रहे थे कि एक मनोविश्लेषणात्मक चरों की बात अपन ने करी थी कि प्राकल्पना के बारे में, कि मनोविश्लेषणवादी तो उन्होंने एक ही तरीके से देखा और वंशानुक्रमणवादी का उनका एक आधार था कि वंशानुक्रम के कारण अपराध होते हैं, यानी अपन किसी एक तथ्य के आधार पर ही अपने तथ्यों का जांच करते हैं। यानी अध्ययन क्षेत्र सीमित, क्योंकि एक अनुसंधानकर्ता के लिए संसाधन, समय, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसमें यह प्राकल्पना अपने वो सभी कार्यों में सहायता प्रदान करती है। तीसरा जो है अध्ययन में निश्चितता लाना, चौथा पॉइंट है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये अध्ययन में है, पंचयन नहीं है, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो। कि प्राकल्पना अध्ययन को सुनिश्चित बनाती है कि ये बताती है कि अध्ययनकर्ता को कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है, इसमें अनियमितता, अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती।
यानी अध्ययन को एक निश्चितता बनाती है कि क्या अपने को तथ्य एकत्रित करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्योंकि प्राकल्पना अपने को क्या दे रही है, एक दिशा निर्देश प्रदान कर रही है। तो अपन उस लक्ष्य के आधार पर अपन जा रहे हैं। अब इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें होगी जो अपने अध्ययन से रिलेटेड नहीं हैं। कई बार अपन बेवजह के तथ्यों को भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनका विश्लेषण करने में परेशानी होती है। अगला जो है कि तथ्यों के संकलन में सहायक की प्राकल्पना क्या करती है, अध्ययनकर्ता के लिए समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। कि शुरुआत में क्या होता है कि विचारों की अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों को एक तरह से विभिन्न प्रकार के तथ्यों को अपन एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अनुभव के आधार पर कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही अपने को चुनाव करना पड़ता है। और यह अनुभव कहाँ से, प्राकल्पना के आधार पर ही। कि जैसे कि एम.एच. गोपाल ने लिखा है कि प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकते हैं और वास्तव में महत्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य उनकी दृष्टि से छूट सकते हैं। यानी प्राकल्पना के बिना अपन क्या करते हैं, दुनिया भर की सामग्री को एकत्रित कर लेंगे और वास्तविक तथ्यों को तो छोड़ भी दिया, लेकिन प्राकल्पना अपने को इन सभी तथ्यों से क्या है, बचाती। क्योंकि एक दिशा निर्देश के अपनों को क्या तथ्य एकत्रित करने, क्या डेटा अपने को चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है निष्कर्ष निकालने में सहायक। कि प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात होता है हमें कि हमारी प्राकल्पना है सत्य है अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्य का अन्वेषण करना होता है और जो प्राकल्पना के अभाव में संभव नहीं है। यानी जो निष्कर्ष निकालने में अपने को प्राकल्पना ही सिद्ध हो सकती है। कि एक प्राकल्पना समझना इस चीज में अपने बनाई है कि गरीबी के कारण अपराध अधिक होते हैं। आप अपराध पर कोई अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आपकी प्राकल्पना है कि गरीबी के कारण अपराध अधिक होते हैं। अब आपने डेटा उसके आधार पर एकत्रित करें। अब दो तथ्य आएंगे। आपने जो अपराध के तथ्यों का वर्गीकरण करा, डेटा एनालिसिस करा, उसमें यह आया कि हाँ, जहाँ जहाँ गरीबी थी, जो अपराध करता थे वो गरीब ज़्यादा थे, गरीबी के कारण इन्होंने अपराध किया। तो आपकी प्राकल्पना क्या होगी, सही सिद्ध होगी। या दूसरे तथ्य भी आ सकते हैं कि गरीबी का इतना प्रभाव नहीं था, कि मानसिक विकृति थी, शौक था, ये भी अपराध के कारण हो सकते हैं। कोई दूसरे तथ्य आपको मिल सकते हैं, तो आपकी प्राकल्पना क्या होगी, गलत। लेकिन दोनों ही कामों में आपको क्या मिली, सत्यता। जरूरी नहीं है कि प्राकल्पना जो आपने सोची वो सही ही हो, लेकिन आपको ज्ञान तो नया ही मिला है, सत्यता तो आपको पहुंच ही गई। यानी आप सत्य तक तो पहुंच गए। यानी आपने स्पष्ट रूप से आपको जो तथ्य है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट जो अंतिम आता है कि सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। अब जब प्राकल्पना के आधार पर अपने तथ्यों को एकत्रित करा, प्राकल्पना आपकी सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी सिद्ध हो सकती है। अब जो अंतिम निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अब एक सिद्धांत एवं प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है। अब कि प्राकल्पना और सिद्धांत एक दूसरे से विकसित होते हैं, कि सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण किया जा सकता है और सिद्धांतों का अंतिम जो विश्लेषण है वही क्या होता है, सिद्धांत। कि हाँ, गरीबी के कारण अपराध अधिक होते हैं, ये एक सिद्धांत हो गया, क्योंकि आपका निष्कर्ष ये कह रहा है। अब वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। अब अपन देख रहे हैं कि प्राकल्पना की सीमाएं क्या हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं कि प्राकल्पना की, कि उसकी कुछ बुराइयाँ कह सकते हैं, या जिनको कि अपने इसका प्रयोग अपने को सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
उसमें कुछ है कि पहला है प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि प्राकल्पना को ही अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने का प्रयास करने के लिए तथ्यों का विश्लेषण कर ले। यानी आपने जो सोच लिया है कि जो प्राकल्पना बना ली वो ही सत्य है, अगर ऐसी भावना आपके मन में आ गई तो आप गलत तथ्यों को एकत्रित करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये गलत नहीं हो सकता, तो आप यानी पक्षपाती हो गए। ये संभावना कई हद तक प्राकल्पना में आ जाती है। दूसरा जो है कि प्राकल्पना आधारित तथ्य, कि प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पनाओं के आधार पर ही तथ्यों को संकलित कराए, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। अगर ऐसा नहीं करता है तो संकलित तथ्य क्या होंगे? हानिप्रद एवं व्यर्थ होंगे। यानी कि जो प्राकल्पना आपने बताई है उसी के आधार पर आधारित तथ्य नहीं। अगर आपको बीच में कुछ लग रहा है कि प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक तथ्यों को एकत्रित करने से अनुसंधान का कोई फायदा नहीं है। तीसरा जो है कि विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव, क्योंकि अनुसंधानकर्ता भी एक इंसान होता है तो कई विशिष्ट रुचि संवेग के कारण एक खास या कह सकते हो अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति वह क्या हो जाता है? पक्षपात पूर्ण रवैया अपना लेता है। तो अगर पक्षपात जहां आ जाएगा तो आपका अध्ययन क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नहीं होगा और वह हो जाएगा अवैज्ञानिक। अब कि अनुसंधान में सबसे पहली ही वही है कि अब के स्वयं के अभिरुचियों संवेगों का प्रभाव नहीं हो, यानी आपको तटस्थता, एक शब्द है तटस्थता, न इसका न उसका, जो वास्तविक तथ्य है वो ही अपने को करना। लेकिन कई बार अपने विचार इन सभी का प्रभाव भी अध्ययनकर्ता पर आ जाता है और वो गलत तथ्यों को संकलित कर लेता है। चौथा जो है कि उसके लिमिटेशन में अपन कहते हैं अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। अब प्रतिष्ठा बिंदु का मतलब कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को ही क्या मान लेता है? श्रेष्ठ मान लेता है और उसको अपने सम्मान के साथ जोड़ लेता है। कि इसके कारण वो क्या करता है कि प्राकल्पना के विपरीत कोई वास्तविक तथ्य आ रहे हैं तो उनको वो स्वीकार नहीं करना चाहता। तो अब क्या होगा? अब उसके कारण वह गलत तथ्यों को ही एकत्रित करेगा, उसको सही तथ्य वह एकत्रित कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने को क्या बना लिया है? उस प्राकल्पना के आधार पर प्रतिष्ठा बिंदु उसने कर लिया। कि अब ये सभी जो चीज़ें हैं प्राकल्पना की लिमिटेशंस, यहाँ एक चीज़ है कि उससे बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को सावधानी पूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए, तो प्राकल्पना की इन सीमाओं से बचा जा सकता है। आपके विचार, तथ्य, भावनाएं कुछ और हो सकती है, लेकिन आपको जो तथ्य एकत्रित करने हैं वही तथ्य आप एकत्रित करें। कि आप किस जाति, प्रथा, समुदाय के हैं, आपकी विचारधाराएं क्या है, उसका प्रभाव आपके अध्ययन पर नहीं आना चाहिए। जो डेटा वहाँ से आप एकत्रित कर रहे हैं वो वास्तविक हो, तभी इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो प्राकल्पना अपने को अध्ययन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। अब ये तो थी प्राकल्पना की सीमाएं। अब नेक्स्ट जो है कुछ जैसे प्राकल्पना की प्रतिपादन में कह सकते हो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसमें ऐसा जैसे कि सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित है, स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति, ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव, अध्ययन प्रणालियों से संबंधित होती है। कुछ एक ऐसे जो समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो
प्राकल्पना के निर्माण में आती है। ये हो गया अपना प्राकल्पना का टॉपिक। धन्यवाद आप सभी को। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ा जाएगा।